BQ प्राइम हिंदी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं। और इस लॉन्च के महीने में हम मार्केट के दिग्गजों से बात कर रहे हैं। और मैं ये सेफली कह सकता हूं कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए कई सालों से मार्केट के दिग्गज रहे हैं और मुझे लगता है कि कई सालों तक रहेंगे। उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नीलेश भाई शाह, कोटक AMC के कर्ता धर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। नहीं, हमारा ये हमारा गुड फॉर्च्यून है कि ये लॉन्च पीरियड में आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को काफी इंसाइट्स मिलेंगी मुझे लगता है अगले 15-20 मिनट के कॉन्वर्जेशन से। नीलेश भाई, एक बात बताएं कि ये काफी दर्शक जो हैं इंडिया में तो फर्स्ट टाइमर भी हैं, वो सडनली 2 साल की तेजी के बाद 2022 के साल में उन्होंने देखा कि उनके रिटर्न्स फ्लैट लाइन रहे हैं। काफी कमेंट्स आती हैं कि भाई वर्ल्ड ओवर रिसेशन जाने वाला है लेकिन इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का इस पे क्या असर पड़ सकता है। आपकी क्या राय होगी? सो नीरज भाई, अगर हमारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना मार्केट रिटर्न देगा। सो फ्लो से ज्यादा, न्यूज से ज्यादा फंडामेंटल पे फोकस करिए। दूसरी चीज, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर दुनिया में तूफान चल रहा है तो उसकी कुछ छींटे हमारे वहां पे भी उड़ेगी। इक्विटी मार्केट में निवेश करना है तो लंबे लंबी अवधि के अनुसार करिए। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म व्यू ले सकते हैं, बट निवेश के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत जरूरी है। दूसरी एक और चीज है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, और अगर उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीजें नहीं हो तो मार्केट में करेक्शन आता है या बढ़ोतरी होती है। आज की तारीख में भारतीय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। जाहिर है कि अब मार्केट की उम्मीद एकदम बढ़ी हुई है। जैसे सूर्य कुमार यादव हमारे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज है विश्व में, तो उनके आने पे उम्मीद है कि अब चौके छक्के लगेंगे। बिल्कुल कुछ उसी तरह इंडियन इक्विटी मार्केट की उम्मीद है इंडियन इकोनॉमी से कि ये धुआंधार चलेगी। अगर उस एक्सपेक्टेशन पे हमने डिलीवर किया तो मार्केट यहां से ग्लोबल परिबरों के बावजूद चलती रहेगी। अगर उस एक्सपेक्टेशंस को हमने अंडर परफॉर्म किया, अंडर डिलीवर किया, तो ग्लोबल परिबरों के साथ साथ अपनी मार्केट उस अंडर डिलीवरी की वजह से करेक्ट होगी। और अगर हमने उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दिया तो ग्लोबल परिबरों के बावजूद मार्केट ऊपर जाएगी। हम्म। well, ये अच्छी लाइन है कि भारतीय मार्केट T20 जगत के सूर्य कुमार यादव जैसी है। ये ये एक सवाल लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगा नीलेश भाई के, क्या आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट जो आ सकता है आ, वो काफी सीरियस हो सकता है, या आपका मानना है कि भारतीय मार्केट ने जैसे 2022 के साल में वॉर आई, सब कुछ आया, लेकिन जो रिकवरी हुई वो काफी तेज हुई थी बिकॉज ग्लोबल मनी और डोमेस्टिक मनी दोनों भारतीय मार्केट पे बुलिश हैं। क्या ये क्या ये व्यू पॉइंट आपको लगता है 2023 में भी जारी रहेगा? सो मार्केट की कलेक्टिव विजडम तो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि पिच चाहे कितनी भी खराब हो, हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे। लेकिन यह बहुत ही मुश्किल चीज है, एंड उसीलिए मार्केट में हम एक प्रकार की मूव नहीं देखेंगे। जब उम्मीद होगी कि हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे तो विश्वास जीत का होगा। जब एक दो विकेट गिर जाएगी तब लगेगा कि ओ, अब कश्मकश में है, तब मार्केट गिरेगा। बट ओवरऑल नीरज भाई, अगर आप 5 साल का व्यू ले ले हाँ जी। तो मुझे लगता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी जरूर ग्लोबल परिबलों के बावजूद भी चलती रहेगी। कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं।
जी। 6 out of top 10 fastest growing city for calendar year 2022 are likely to be in India. 4 out of top 10 highest commercial construction activity are happening in Indian cities. So clearly ग्रोथ भारत में दिख रही है डिस्पाइट ग्लोबल वरीज. अब इस चीज को हम आगे लेते जाएंगे तो मेरे हिसाब से दुनिया भर का कैपिटल भारत में आएगा. आज एक विदेशी निवेशक को अगर निवेश करना है तो उसके पास बहुत कम चॉइसेस है और उस सारे चॉइसेस में भारत एक अग्रेसर होगा. हमारे वैल्यूएशन इस चीज को डिस्काउंट कर रहे हैं और इसीलिए हमें उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है. नीलेश भाई, आपने काफी मार्केट साइकिल्स देखी हैं सालों से. आपने मार्केट्स और इकोनॉमी की कश्मकश भी देखी हुई है काफी सालों से. क्या मैं जान सकता हूं कि नीलेश भाई इस वक्त 2023 के बिगिनिंग में, हम दिसंबर महीने में हैं 2022 के, सो 2023 की बिगिनिंग का ओपिनियन लेना चाहूंगा. क्या नीलेश भाई इस वक्त कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल्स क्या सबसे ज्यादा बुलिश हैं, या नीलेश भाई शायद 2003 में ज्यादा बुलिश थे, या नीलेश भाई शायद किसी और वक्त में ज्यादा बुलिश थे? ऐसा कोई कंपेरेटिव आपने सोचा है नीलेश भाई कि आप जब पीछे के सालों के देखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं अभी अब के, तो आप कितने बुलिश हैं उनके मुकाबले? नीरज भाई, 91 में तो मेरे में कोई ज्यादा समझ थी नहीं, बट अगर उस वक्त आज जितनी समझ होती तो शायद मैं सबसे ज्यादा बुलिश 91 में होता. कि जैसे हमने अपनी जंजीरें तोड़ दी और ग्रोथ को अपनाया. 2003 में जब इक्विटी मार्केट नीचे गिर गए थे तब मैं डेट फंड मैनेजर था एंड बहुत सारे डेट के निवेशकों को मैंने कहा कि आप मेरे फंड से रिडीम कर दीजिए और इक्विटी में पैसा लगा लीजिए. उस समय यही उम्मीद थी कि मार्केट इतना सस्ता हो गया है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी अगर इकोनॉमी में हो जाएगी तो अपनी मार्केट चल जाएगी. 2008 में जब करेक्शन हुआ तब भी मतलब नॉट राइट एट द बॉटम बट बॉटम से बहुत पहले ऊपर से हम लोग बुलिश हो गए थे. सब प्राइम क्या था उतनी समझ नहीं आई थी उस समय और शायद समय से पहले बुलिश हो गए, बट ऑल थ्रू आउट हमने बुलिशनेस मेंटेन की. 15,000 का सेंसेक्स 8,000 हो गया बट हमारा विश्वास अटूट रहा था. मेरे हिसाब से पिछले ऐसे कई एपिसोड देखे तो मार्केट सस्ता होने की वजह से हम बुलिश हुए थे. हाँ जी. ऑब्वियसली अंडरलाइन इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर फक्र था, बट इस बार मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है और फिर भी हम बुलिशनेस मेंटेन किए हुए हैं ओवर लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी. पिछले 25-30 सालों में जो हमने कदम उठाए हैं, महंगाई का दर नियंत्रित करने में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड करने में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में, प्रोसेसेस इंप्रूव करने में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाने में और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो वर्क इन प्रोग्रेस है बनाने में, वो सारी चीजों का मिलाप होके शायद इकोनॉमी के तौर पे सबसे ज्यादा बुलिश इस वक्त बनाते हैं. मार्केट इसी एक्सपेक्टेशंस को, इसी उम्मीद को डिस्काउंट करके बैठा है. सो मैं ये कहूंगा कि मैं इकोनॉमी पे ज्यादा बुलिश हूं, मार्केट पे थोड़ा कम हूं. पिछले समय में मैं मार्केट पे ज्यादा बुलिश था और इकोनॉमी पे थोड़ा कम था. ओके. अर्निंग्स ग्रोथ पे कितने बुलिश है नीलेश भाई? ज्यादातर कहा जाता है कि भारतीय मार्केट में एनालिस्ट एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, बाद में नीचे आ जाता है. कोविड के समय में वो थोड़ा पलट गया था. अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट 4-5 साल का दर देखें, आप अर्निंग्स ग्रोथ पे कितने बुलिश हैं? मेरे हिसाब से नीरज भाई, अर्निंग्स ग्रोथ में दो फैक्टर आएंगे. एक तो अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है, उस वजह से जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो आपके मार्जिन या प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा. दूसरा है प्रोडक्टिविटी का. आप एक ही चीज कैसे सस्ती बना सकते हैं या एक ही चीज में फीचर्स ऐसे लाद लो कि आप ऊपर के भाव में बेच सके.
इस प्रकार की जो प्रोडक्टिविटी गेन है वो अब भारतीय कंपनी के कारोबार में दिखने लगी है। मेरे हिसाब से हम 10 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले 5 साल में देख सकते हैं। क्यों इतनी बड़ी रेंज है 10 से 15% की? बिकॉज आज भी हम ग्लोबल परिवारों से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी। कहां तक यूएस फेड की ब्याज की दरें बढ़ेगी, रशिया यूक्रेन किस तरह अंजाम होगा, एनर्जी प्राइसेस कहां पे रुकेगी कहां पे झुकेगी, ये सारे परिवारों के बावजूद हम ये कहें कि भारत में अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, वही बड़ी बात है। और इसलिए आने वाले 5 साल में हम 10 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के जरिए देख सकते हैं। क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू है, मैं आपसे फुटबॉल की भाषा में बात करूंगा नीलेश भाई, कि आप बोल रहे हैं कि भारतीय कंपनी गोल कर पाएंगी, उनके गोल को कोई रोक नहीं पाएगा, अर्निंग्स ग्रोथ अगर गोल हो तो। डेफिनेटली। बट इसमें हमें याद रखना चाहिए, अगर आप सिर्फ रेप्यूटेशन पे खेलना चाहेंगे तो ये नहीं अचीव होगा। हमारी कंपनीज को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सर झुका के सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली गोल होगा और मैच हम जीतेंगे। नीलेश भाई, आपकी तो बहुत बड़ी एएमसी है, मतलब म्यूचुअल फंड है आपके। आपके म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स काफी कंपनीज को मिलते होंगे। क्या आपको लगता है कि फिलहाल कॉर्पोरेट इंडिया में लालसा जिज्ञासा है कि वो डट के काम करे, इस मुश्किल दौर के समय में कॉस्ट कटिंग करके अर्निंग्स ग्रोथ लाएं और आगे बढ़े? क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया वो कर रही है? सो ओवरऑल अगर हम देखें, जहां पे हमने निवेश किया है हाँ जी। वहां पे बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट इंडिया अब ग्रोथ ओरिएंटेड है। उनकी बैलेंस शीट डी लिवरेज हुई है, कर्जा एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी कम हुआ है, उनका विश्वास भी भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर है। और देश में ही नहीं, विदेश में भी उन्हें लगता है कि हम अपना कारोबार कर पाएंगे। कल मैं अहमदाबाद में मेरे कुछ कजिन के साथ बैठा था। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तक वो गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में माल सामान बेचते थे। अब वो लोग मिडिल ईस्ट मार्केट को भी देखने लगे हैं कि हम भारत में से उत्पादन करके मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो चाहे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो चाहे लार्ज कॉर्पोरेट हो, उन सब में ग्रोथ के लिए एक कमिटमेंट है, एक पैशन है। ऑब्वियसली हर रूल के कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, तो कुछ इंडस्ट्री कुछ मैनेजमेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें ग्लोबल परिबलों की वजह से शायद थोड़ा कम पॉजिटिवनेस में महसूस करते होंगे। बट ओवरऑल इंडिया इंक, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, is looking forward to future with optimism. गॉट इट। नीलेश भाई, दो तीन सवाल और लूंगा आपका समय, बट पूछना जरूरी होगा। काफी दर्शक होंगे जो ये, मतलब वो जो किस जैसे हम ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशन कहते हैं, कि वो बात करते कि भाई रुपी वर्सेस द डॉलर, जो डॉलर के सामने रुपी का जो कीमत थी, वो भैया एक साल पहले तो 75 थी, अब 85 है, तो इंडियन इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है। ये आप क्या इसमें अपनी राय बता सकते हैं कि ये डॉलर रुपी को लेके कैसे देखना चाहिए? बिकॉज एक नेचुरल डेप्रिसिएशन होता है रुपी का वीजा वीजा डॉलर, जो हम सालों साल से देखते आ रहे हैं, जो काफी लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि क्यों होता है, कैसे होता है। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? एक जमाने में तुगलक करके राजा थे भारत में, उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन की जगह लेदर करेंसी इश्यू की थी। तो तुगलकों की हमारे देश में कमी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग देश की ही करेंसी अप्रिशिएट होती है, वैसा नहीं है। अगर मेरी महंगाई अपने ट्रेडिंग पार्टनर से ज्यादा है तो मेरी करेंसी को डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी अपने ट्रेडिंग पार्टनर से कम है तो मेरी करेंसी को डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। हमारे लिए जरूरी है कि करेंसी अपनी फेयर वैल्यू के आसपास रहे। एक जमाने में नीरज भाई, वेनेजुएला में एक कंपनी थी जो दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी में आती थी। उसका एक कारण ये नहीं था कि ये कंपनी अच्छा कर रही थी,
उसका कारण ये था कि वेनेजुएला ने अपनी ऑफिशियल करेंसी को स्ट्रांग बना के रखा था, और ब्लैक मार्केट में वो ऑफिशियल रेट से 1000% नीचे चलती थी। अगर आप हवाला का रेट से वैल्यू करो तो वेनेजुएलन कंपनी जमीन पे थी, और ऑफिशियल रेट पे वैल्यू करो तो आसमान पे थी। अब इस प्रकार की मैनिपुलेशन से आप अपनी करेंसी मैनेज करो, अपने देश के नंबर्स मैनेज कर लो, वो बहुत गलत बात है। हमारी मार्केट सही है, हमने मार्केट को रुपये की वैल्यू तय करने दिया है। अगर हमारी महंगाई और प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, बेहतर रहेगी, तो हम अपनी करेंसी को अप्रिशिएट होता देख पाएंगे। अगर हमारी महंगाई और प्रोडक्टिविटी ट्रेडिंग पार्टनर से खराब रहेगी, तो फिर करेंसी को डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। हमारे लिए जरूरी है कि करेंसी अपनी फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड करे, ना बहुत अंडर वैल्यू हो, ना बहुत ओवर वैल्यू हो। जी। नीलेश भाई, ये क्रूड ऑयल का कितना इम्पैक्ट रहेगा 2023 के साल में भारत के लिए? अभी तक तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इस साल कौन वो यूक्रेन रशिया का वॉर था, लेकिन फिर भी भारत ने काफी कम दरों पे क्रूड ऑयल लेने की कोशिश करी थी, जिसके वजह से काफी फायदा हुआ हो सकता है या हुआ है। आपको क्या लगता है 2023 में क्रूड ऑयल का इक्वेशन कैसा रहेगा भारत के लिए? नीरज भाई, क्रूड कहाँ पे जाएगा ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है। जी। हम डिमांड सप्लाई की एस्टिमेशन कर सकते हैं, बट सिर्फ डिमांड सप्लाई तो क्रूड के प्राइस तय नहीं करता। क्रूड के प्राइस में कार्टेलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। OPEC+1 कभी अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, तो क्रूड के दामों के ऊपर उसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है। हमारे हाथ में यह है कि हम अपनी इकोनॉमी को इतनी मजबूत करें कि हम अपने हायर ऑयल प्राइस के राहु और केतु को मैनेज कर पाए। 2008 में भारतीय इकोनॉमी 1/3 थी रशियन और ब्राजील इकोनॉमी के सामने। 2022 में हम उन दोनों की इकोनॉमी के बराबर आ गए हैं। कोशिश यही करें कि अगले टाइम जब ऑयल के दाम ऊपर बढ़े, तब हमारी इकोनॉमी इनसे दुगनी हो गई हो। मेरे हाथ में ऑयल के दाम कंट्रोल करना नहीं है, मेरे हाथ में ऑयल इंटेंसिटी ऑफ माय इकोनॉमी कंट्रोल करना है। मैं अपनी इकोनॉमी को इतनी बड़े बड़ी कर दूं कि ऑयल इंटेंसिटी कम हो जाए, फिर ऑयल के दाम अगर बढ़ेंगे तो हम उसे झेल पाएंगे, हम उसे मैनेज कर पाएंगे। जी। ओके। नीलेश भाई, एक आखिरी सवाल और मैं वापस क्रिकेट पार्लंस लाऊंगा। अगर भारतीय टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली हैं, तो कहा जा सकता है कि भारतीय मार्केट्स में सबसे दिग्गज सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आप मुझसे सहमत ना हो तो आप प्लीज कह सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या नीलेश भाई इस विराट कोहली पे बुलिश हैं या नहीं हैं? और मेरा दूसरा सवाल इसी सवाल को लगते हुए कि नीलेश भाई के मंतव्य से इस भारतीय मार्केट का सूर्य कुमार यादव सेक्टर कौन सा है? सो डेफिनेटली नीरज भाई, मैं सहमत हूं कि विराट कोहली आज की तारीख में मार्केट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर साहब थे, तो एक जमाने में IT सेक्टर था मार्केट का बड़ा कंट्रीब्यूटर। अब आने वाले समय में विराट कोहली शायद अपना बैटन सूर्य कुमार यादव को देंगे, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से वैसे ही एक कोई नया सेक्टर इमर्ज हो सकता है। जैसे तेंदुलकर से कोहली से सूर्य कुमार क्रम चलता है, वैसे ही मार्केट में भी ये धारा धोरण चलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी हमें लगता है काफी आउट परफॉर्मेंस है। NPA लेवल्स कम है, कंसोलिडेशन हो रहा है बिजनेस में, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, RBI लिक्विडिटी बखूबी मैनेज कर रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो ये सारी चीजें मिला के ऐसा लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज विराट कोहली जैसे पाकिस्तान के सामने खेले थे, वैसे ही खेलते रहेंगे। नया इमर्जिंग सेक्टर क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग थीम का समय आ गया है। बहुत सारी जगह पे कंपनीज China+1 या Europe+1 पॉलिसी फॉलो कर रही है, और वो लोग यहाँ पे ऐसी कंपनीज को ढूंढ रही है जो उन्हें
ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सके। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग ऑफ एज, एंड वो चाइना प्लस वन और यूरोप प्लस वन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडस्ट्रियल हो, कैपिटल गुड्स हो, इंजीनियरिंग हो, केमिकल हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो सूर्य कुमार यादव की तरह एस्टैब्लिश हो रहे हैं या हो जाएंगे। तो इन सेक्टर्स में एक ब्रॉड थीम मैन्युफैक्चरिंग के तहत अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी में निवेश करिए, वह भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र की तरह निवेशकों को अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, ऐसा हमें लगता है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग थीम म्यूचुअल फंड में या बैंकिंग फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड थीमेटिक फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं नीलेश भाई। डेफिनेटली, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर सके, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकता है। नीलेश भाई, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और ये अपनी खास इंसाइट्स देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बीक्यू प्राइम के दर्शकों की तरफ से और मेरे तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया नीरज भाई। एंड दर्शक, हमारे साथ इस बार जुड़ने के लिए धन्यवाद।